अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे इसको आज कंप्लीट करें या कल तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। प्रॉबेबली थ्योरी वाला, इसमें कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल का भी एक पार्ट है, तो वो प्रॉबेबली कल होगा। तो थ्योरी वाले को कोशिश करते हैं कि आज हमारा थ्योरी का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन चैप्टर नंबर 3 फिर भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ प्रैक्टिकल टास्क होगा, कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड, सॉफ्ट पासवर्ड कैसे लगाते हैं, पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं कंप्यूटर का, और उसके ऊपर कंप्यूटर पे कंप्यूटर को लॉक कैसे करते हैं, स्क्रीन सेवर का क्या काम है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो लेकिन हम उसी को भी थ्योरी वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि हैक्ड कंप्यूटर क्या होता है, और यूजुअली ये जो हैकर्स हैं ये कंप्यूटर को हैक करने के बाद मतलब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हैक कर लिया, हैक करके ये क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ये फिशिंग कर सकते हैं, स्पैमिंग कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके। अब आप ये चाह रहे होते हैं कि ये अगर बिजनेस कंपनी का कोई कंप्यूटर है तो इस कंपनी के और कंप्यूटर्स को भी इसके थ्रू अब क्या किया जाए, एक्सेस किया जाए, यानी अटैक यहाँ से लॉन्च किया जाए। तो इस तरह के काम करते हैं। उससे फिर बड़ी बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या होते हैं। तो वो हमने पढ़े कि भाई कंपनी की रिप्यूट को प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छे एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी का मार्केट के अंदर ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। फाइनेंशियल लॉस भी उनको हो सकता है, उनका डाटा जो है वो लोग दूसरों को बेच देते हैं, ठीक है जी, और लोग ब्लैकमेल भी करते हैं। इस तरह के डेटा जो है वो कंपनी के इंपॉर्टेंट सीक्रेट, उनके इंफॉर्मेशन जो है, बिजनेस सीक्रेट्स जो हैं उनको हासिल करने के बाद, तो ये भी हमने चीजें पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर पॉलिसीज के बारे में पढ़ा था कि भाई इन चीजों को रोकने के लिए फिर बिजनेस कंपनी को पॉलिसीज क्या बनानी चाहिए। लेकिन अभी पॉलिसीज सिर्फ वो पढ़ी थी कि इंटरनेट यूजेज पॉलिसीज क्या है। वो एक तो जनरल पॉलिसीज होती है ना, इंटरनेट यूजेज पॉलिसीज अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेट यूजेज पॉलिसीज जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो जैसा कि उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि प्रोहिबिटिंग डाउनलोडिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, कंपनीज अपनी पॉलिसीज में जो भी एम्प्लॉयज हैं काम कर रहे होते हैं उनको कुछ पॉलिसीज बता देते हैं, भाई आपने आपकी जरूरत है कि आपने बिजनेस कंपनी के अंदर रह के कंपनी का काम करना है। इंटरनेट आपने जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी डील करना है, उनको ईमेल्स करनी है, उनकी ईमेल्स का जवाब देना है, जो भी मतलब आपने एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ जो है वो डिस्कस करना है थ्रू इंटरनेट। तो लेकिन आपने भाई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं डाउनलोड करनी। तो पॉलिसीज के अंदर ये इस तरह की चीजें बता दी जाती, भाई ये नहीं आपने करना, कभी भी नेवर डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल, वरना यू विल बी फाइन पीनलाइज्ड, आपको फाइन होगा, आपको इस पे जो भी पेनल्टी आपको लगेगी। और इस तरह के ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेंस में यही चीजें बताई जाती है, भाई ये आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह की जो है पॉलिसीज हमने पिछले लेक्चर में सारा डिस्कस की थी। तो एंड ऑफ द लेक्चर पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन इसमें भी हुआ आपका। तो हम अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये जरा पिछले लेक्चर का थोड़ा रिव्यू हो गया कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अगला अब शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछने थे, हाँ, चैप्टर 1 से रिलेटेड, याद है ना कुछ? चलो ऐसा करते हैं, चैप्टर 1 से अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मैं 20 मिनट्स लूंगा, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर का मैंने कहा था, पिछले चैप्टर का, कि भाई आप इसको जरा प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं सेफ गार्डिंग डेटा, डेटा को महफूज बनाने के लिए। डेटा को अब जरा बात थोड़ी आ गई है कि डेटा को महफूज बनाने के लिए हम कौन कौन से कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, कौन कौन से तरीके इख्तियार करते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे
क्वेश्चंस करूंगा फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। एक तरह से आपका ये छोटा सा टेस्ट ही है, जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 का। तो ऑनलाइन भी हम आपका टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद, ठीक है जी। लेकिन अभी ये जरा थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगी, रिव्यू भी हो जाएगा चैप्टर का। शुक्रिया, बहुत ओके जी। चैप्टर 1 में मैं क्वेश्चन भी आपसे वही पूछता हूं जो बुक के अंदर दिए गए हैं, उन्हीं को ही मैं पूछता हूं। कुछ 20-25 क्वेश्चंस हैं, इनमें से मैं रैंडमली पूछूंगा। Which of the following is the most popular type of computer commonly found in multinational and other large businesses? हाँ जी, डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर? जुनेद? मेन फ्रेम है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा जब हमने रिव्यू करना होता है ना, तो हमें एक तो ये कि बस हमें पता चल गया जी ये मेन फ्रेम है, तो अब हमने देखना कि ये भाई जो असल नॉलेज हमने हासिल करनी है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हैंड रेज कीजिएगा आप, ठीक है। चलो अभी जरा मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का रिव्यू देना चाह रहा हूं। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? पूछा गया मोस्ट पावरफुल टाइप। अच्छा, वैसे हालांकि सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर होता है, फाउंड इन मल्टीनेशनल एंड अदर लार्ज बिजनेसेस। लेकिन ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, इन सारों में से पावरफुल है। सबसे कम पावरफुल है ये, उससे ज्यादा पावरफुल है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। आंसर्स में ये दोनों प्रॉब्लम्स, या ये आंसर देंगे ज्यादातर लोग या मेन फ्रेम कंप्यूटर देंगे, लेकिन जिसने थॉरो स्टडी की हुई है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही आंसर देगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो सबसे कम पावरफुल होता है, ये तो आंसर है ही नहीं। मिनी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल मेन फ्रेम भी मौजूद है, ये भी नहीं है आंसर। सुपर कंप्यूटर इसलिए कि ये आमतौर पर बिजनेस पर्पस के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कॉमनली यूज नहीं होता, ये कॉमनली फाउंड, ठीक है जी। तो ये कॉमन नहीं, ये तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। हालांकि ये इन सब में से सबसे पावरफुल है, लेकिन ये स्पेशल पर्पस है। ये जो है सैटेलाइट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, या जो मुल्कों की आर्मीज होती हैं वो, यानी उनको यूज, मिसाइल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत पावरफुल है, ये इस मकसद के लिए यूज होता है। तो फिर बाकी क्या बच गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वाकई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है, आजकल भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज कर रही हैं, लेकिन अब उन्होंने साथ में ज्यादा जो तादाद में कौन से कंप्यूटर्स अटैच करना शुरू कर दिए हैं, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो हमारा जो आंसर है, हमारा, हमने ढूंढना है मोस्ट पावरफुल, ये की पॉइंट है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल इन लार्ज बिजनेसेस और कॉमनली फाउंड, ठीक है जी। मतलब ये कॉमनली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है उनके अंदर कॉमनली जो है यूज ये होता है, मतलब, ठीक है जी। पाकिस्तान में नादरा वाले यूज कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बल्कि ये तो नादरा वालों ने पिछले सालों में एक सूडान की गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो किया था, उसके अंदर उनका भी इन्होंने जो है वो डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस डेवलप की थी, ठीक है जी। तो मतलब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पीआईए वाले यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान में पीटीसीएल वाले यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आमतौर पर मेन फ्रेम्स को यूज करती हैं, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन के बारे में अब कुछ नए फैक्ट्स भी हमें पता चल गए। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following input devices is commonly used for marking MCQ test? MCQ टेस्ट के लिए याद होगा, मैंने बताया था भाई आप लोगों को। अभी आंसर दे दें, आयशा आप दे दें आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन सा आंसर है सर? इसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग डिवाइस। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, बिल्कुल। अच्छा, अब हमने सिर्फ आंसर नहीं देखना, हमने पूरे क्वेश्चन को रिव्यू करना है। अच्छा भाई, ये क्यों नहीं है?
ये टेस्ट वगैरह के लिए नहीं यूज होती टेक्निक, ये आमतौर पर बैंक जो चेक्स वगैरह होते हैं उस पर से डाटा को रीड करने के लिए हमने सारा पढ़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है ना, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। बारकोड रीडर तो टेस्ट वगैरह के लिए नहीं यूज होते, ये तो प्रोडक्ट्स की जो है वो कोडिंग के लिए यूज होते हैं, उसके प्रोडक्ट कोड को। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग इज द राइट आंसर। जिस तरह एमसीक्यू टेस्ट में आमतौर पर हम वो सर्कल्स मौजूद होते हैं और उसमें मार्क लगाते हैं, तो वो मार्क बाद में फिर क्या किया जाता है, एक ऑप्टिकल मार्क रीडिंग डिवाइस से रीड किए जाते हैं और रिजल्ट जो है वो क्रिएट। असेसिंग यानी इनको एमसीक्यू टेस्ट को असेस करने के लिए या सर एमसीक्यू टेस्ट को मार्क करने के लिए यानी उनकी मार्किंग के लिए, और सर्वेज वगैरह को असेस करने के लिए ये यूज होते हैं। ई पॉस तो कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, ये तो पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूज होता है, एमसीक्यू टेस्ट के लिए तो नहीं यूज होगा, जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर इज सी। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। भाई कौन से बिजनेसेस में, कौन से कारोबार में, कौन से बिजनेस में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम यूज होता है? लो जी, मोहम्मद शाफ नाम है आपका, आपका क्या नाम है बेटा? सर मोहम्मद शाफ। मोहम्मद शाफ, ठीक है जी। क्या आंसर है भाई? सर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बुक से तो नहीं देख रहे, एंड पे लिखे हुए हैं आंसर? सर अच्छा सर चलो, रीड किया हुआ है सारा चैप्टर। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, मैंने ऐसे ऐसे ही एक मजाक के तौर पर कहा, मुझे उम्मीद है कोई भी देख के नहीं बता रहा होगा आंसर, वैसे आंसर लिखे हुए हैं बुक के एंड पे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि, और मैंने आपको वो जब पढ़ाया था टॉपिक तो आपको मैंने वो चेक बाकायदा दिखाया भी था अपने पॉकेट से निकाल के, कि चेक में यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके चेक नंबर को और आपके अकाउंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो अगर मशीन में डाल दें, स्पेसिफिक मशीन होती है एक, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये चेक फेक तो नहीं है, क्योंकि अगर फेक चेक होगा तो वो प्रिंट तो शायद बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन उसमें मैग्नेटिक इंक उस डेंसिटी की नहीं लगी होगी जिस तरह की बैंक्स वाले यूज करते हैं। हर एक अपने अपने हिसाब से वो यूज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रोसेस फास्ट भी हो जाता है, जैसे ही चेक आप मशीन में एंटर करेंगे, ठीक है जी, तो वो साथ ही मशीन जो है उसको पता चल जाएगा कि अच्छा जी चेक नंबर ये है और अकाउंट नंबर ये है। जो वो पर्सन होता है जिसने आपको पैसे पे करने होते हैं उस चेक के, वो जस्ट दैट पर्सन हैव टू टाइप द अमाउंट, वो उसने अमाउंट सिर्फ टाइप करनी होती है कि आपने ये चेक में कितने पैसे जो है विड्रॉ करवाना चाहते हैं या किसी और के अकाउंट में डालना चाह रहे हैं, तो वो जस्ट उसको वही टाइप करना पड़ता है, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, वहां पे तो यूज नहीं होते इंडस्ट्रियल, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बिल्कुल यूज नहीं होते। रिटेल शॉप्स पे अगर पूछा जाता क्वेश्चन तो वहां आपने आंसर देना था, अगर इधर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन की बजाय यहाँ पे लिखा होता बार कोड रीडर्स या बार कोड सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस, फिर आपने रिटेल शॉप टिक करना था, ठीक है। या QR कोड्स सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग टाइप, तब भी आपने रिटेल शॉप यूज करना था, ठीक है जी, क्लियर। बहरहाल यहां पे आंसर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा जी, उसके बाद अब देखते हैं, चलो जी स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। Which of the following is not an example of random access storage devices? जी, कौन सी रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस नहीं है? अभी 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 अब्दुल रहमान। अच्छा चलो जी, अब्दुल रहमान अभी आप बता दो, फिर नेक्स्ट। और
सर मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, वेरी गुड यार। मैंने वैसे इतना डिटेल से नहीं ये दोनों पॉइंट्स बताए थे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इतना ज्यादा डिटेल से नहीं स्टडी किए गए, लेकिन मैं थोड़ा आपको 2-3 मिनट लूंगा, ये 2 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। आंसर ठीक है, आंसर मैग्नेटिक टेप ड्राइव ही है। ये सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है असल में, और ये तीनों जो है ये रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो फिर कौन सी हुई जो रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो है फिर मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं सबको कि भाई रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है और सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है। थोड़ी सी बात को समझना है। आजकल आपने वो सीडी प्लेयर्स और आईपॉड वगैरह आपने शायद आप लोग ने यूज किए हों। मोबाइल में आप अपने मुख्तलिफ आप यूज करते हैं, एप्स यूज करते हैं। तो हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर, वो आईपॉड्स के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस आजकल यूज होती हैं, और जो सीडी प्लेयर्स के अंदर वो जो सीडी है वो असल में ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो ये जितनी भी हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल ड्राइव है या यूएसबी है, इसमें हमें जो फाइल रिक्वायर होती है, जस्ट हम उसको क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाती है। वो जहां भी पड़ी हो, मतलब जिस जगह पे भी पड़ी हो, रैंडम मतलब जहां भी है वहां से वो एक्सेस हो जाती है। सीक्वेंशियल एक्सेस पता क्या होती है? वो मैग्नेटिक टेप की ही मिसाल बताने लगा। पुराने दौर में वो ऑडियो कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स के ऊपर ट्रैक्स होते थे। अगर आपने ट्रैक नंबर 4 सुनना है तो आपको ट्रैक 1, 2, 3 भी सुनना पड़ेगा, या आपको उसे फॉरवर्ड करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वो फॉरवर्ड करके ट्रैक नंबर 4 पे जाते थे। तो इस चीज को कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें सीक्वेंस के साथ डेटा को एक्सेस किया जाए। और आमतौर पर ये सीक्वेंशियल एक्सेस इज ऑलवेज स्लो, ये स्लो होती है। जो भी सीक्वेंशियल एक्सेस होगी, ये सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, और सीक्वेंशियल एक्सेस इज ऑलवेज स्लो, रैंडम एक्सेस इज ऑलवेज फास्ट। ठीक है, क्लियर है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक और मिसाल से समझा देता हूं। आपके पास एक बुक है, और आपको मैं कहता हूं जरा पेज नंबर 97 खोलो। आप दरमियान में से करके डायरेक्टली 97 ओपन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं पेज 97 खोलो, और आप कहते हैं सर मुझे तो यही तरीका आता है पेज 97 ओपन करने का, पहले पेज 1 ओपन करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 96, 97। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। कि सीक्वेंस से ही चलना हमारी मजबूरी है, कि हमने तो भाई सीक्वेंस से ही उस पॉइंट तक पहुंचना है। और अगर डायरेक्ट, रैंडम एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं। अगर आप डायरेक्टली उस प्लेस पे पहुंच जाए तो आप कहेंगे ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सेस है या रैंडम एक्सेस है, जिसमें हम किसी तरतीब को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको भी बताया है, इसको जहन में रखना। ठीक है जी, मतलब हमें नई नॉलेज भी मिल रही है अभी जो हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन 13। Some printers produce loud noises during printing process, while some printers are called quiet printers since they do not produce loud noises. Which of the following is categorized as noisy? एक बात आपको मैंने बताई हुई है, impact printers are always noisy, non-impact printers are not noisy, वो quiet होते हैं। तो इनमें से noisy printer कौन सा noisy printer? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट? जैन जी, जैन आप बताओ। सर डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स, बिल्कुल, क्योंकि इन सारों में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही ऐसा है जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर ऑलवेज नॉइजी,
और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो बहुत ही नॉइजी होता था। मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि भी बड़े ये मतलब मैं खुद 20 इयर्स पहले ये यूज करता रहा हूँ। तो कॉलेज में हमारे पास होता था ये, तो काफी नॉइजी होता था, ठीक है जी। लेकिन इसका फायदा बड़ा था कि चीप थे, मतलब बहुत सस्ता इसका रिबन होता था 50-60 रुपए का, और वो महीना 2 महीने तक चल जाता था काफी, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द नॉइजी प्रिंटर, ये सब नॉइजी नहीं है, ठीक है जी। लेजर प्रिंटर तो बिल्कुल नॉइजी नहीं है। थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर थोड़ा सा नॉइजी है, लेकिन यहाँ पे इनको हम इतना नॉइज नहीं होता कि जो हमें वाकई नॉइज लगे, यानी थोड़ी सी आवाज जरूर होती है इसकी अंदर जो हेड मूव कर रहा होता है, तो लेकिन वो आवाज कोई डिस्टर्बिंग नहीं होती, इसलिए वो जाहिर सी बात है इतनी आवाज जो कि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो फिर उसको नॉइज हम कंसिडर कर देते हैं, ठीक है जी। चलें जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 को। जी 25 लास्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट पॉसिबल कंप्यूटर। सही बात है, बिल्ड टू परफॉर्म स्पेशल टास्क, और स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो कौन से वाले स्पेशल टास्क हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पर्पस ऑफ सुपर कंप्यूटर? तो इनमें से कौन सा पर्पस है सुपर कंप्यूटर का? चलो जी, अब जरा सबसे एंड पे किन्होंने हैंड रेज किया उनसे पूछते हैं। हारिस, हारिस नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर ऑल ऑफ अबव है सर। ऑल ऑफ अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन? सर नहीं, एज अ ऑल ऑफ अबव नहीं। एज अ बी नेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए हाँ मोस्टली यूज किया जाता है, ये और यूज इसके किया, बाद ऑल नहीं ऑफ अबव के लिए नहीं, ऑल ऑफ इंटरनेट। अबव नहीं है, ऑल ऑफ अबव सर नहीं है आंसर। अब एज यू देखो, सेड एज यू सेड इंटरनेट सिक्योरिटी। नहीं, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी नहीं है कि सुपर कंप्यूटर यूज किया जाए, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो है वो माइक्रो कंप्यूटर भी यूज हो सकते हैं। तो आंसर इज बी। आप ओके सर। चेक कर लीजिएगा, बैक लास्ट पे आंसर दिए हुए हैं तो, लेकिन राइट आंसर जो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, राइट आंसर इज बी। अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं है। सेल्स एंड पेरोल के लिए कहीं भी बिजनेस कंपनीज में कहीं भी कंप्यूटर यूज नहीं होते, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए भी मतलब हो सकता है कोई प्लान साइंटिस्ट कर रहे हो कि इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए कोई सुपर कंप्यूटर से भी हेल्प ली जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा एविडेंस जो है ना मिला नहीं कि जी फलां कंपनी इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सुपर कंप्यूटर ले लिया। अभी तक कोई एज सच एज एविडेंस नहीं है, तो इसलिए सर एज अ ये आर्मी, जी नहीं नहीं, एज अ इंटरनेट आर्मी। नहीं, वो है पर्सनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनका मकसद तो ये होता है कि कोई हैकर हमारी कंपनी के नेटवर्क को के अंदर ना घुस जाए। उनका ये काम होता है कोड्स को डिकोड करना, ठीक है जी, जो वायरस अटैक है उनसे बचाना। तो वो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सुपर कंप्यूटर हो, मतलब आम कंप्यूटर भी वो काम कर सकता है, ठीक है जी। तो ये भी आंसर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर है नेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो ये तो बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेसशिप्स को कंट्रोल करने के लिए और मिसाइल्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं यूज होते हैं, ठीक है जी। चलो अभी आज के लिए इतना ही काफी है टेस्ट के हवाले से। तो अब जरा असल में चैप्टर नंबर 3 मैं चाह रहा हूँ कि उसमें थ्योरी का हम कम से कम जो है वो आज कंप्लीट कर लें, हमारा थ्योरी वाला कोर्स अब खत्म हो जाए। तो समझो कि हमारा 10 to 15% कोर्स जो है वो हमारा हो चुका होगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3। अब हम देखते हैं सेफ गार्डिंग डेटा। जी जी, अली अब्दुल्ला।
अली अब्दुल्ला। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? हमजा, उमर फारूक, जोहा, जी कोई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना ये फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन 24 है ना, इसकी समझ नहीं आई थी कुछ। जी बता देते हैं, ये कोई मसला नहीं। फर्स्ट चैप्टर का 24 क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन वर्क ओनली वन वे टू रिसीव डाटा, only one way to send data, two way to receive and then send data, two way to receive and store data। ठीक है जी, सी आंसर होना चाहिए। यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो डाटा सेंड भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं। आंसर देख लेते हैं एंड के ऊपर। 24 आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें, आंसर सी है 24। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई आपको? स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, देखें हम उसके अंदर डाटा, वो डाटा रिसीव भी करती हैं और डाटा सेंड भी करती हैं। जब हम स्टोरेज डिवाइस से हमें डाटा चाहिए होता है, हम क्लिक करते हैं, वो हमें डाटा सेंड कर देती है, यानी शो कर देती है। और जो हम स्टोरेज डिवाइस को कहते हैं ये फाइल सेव कर लो, वो उसे रिसीव करके अपने पास रख लेती है। सो द आंसर इज सी। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम सर। तवस्सुल अली। जी बेटा, सर ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका? देखो डी में तो बेटा एक ही बात लिखी हुई है। नहीं नहीं नहीं, डी आंसर नहीं है। रिसीव भी कर, रिसीव एंड भी स्टोर, इसका मतलब है कि वो रिसीव एंड स्टोर तो एक ही काम है। रिसीव करना भी और स्टोर करना असल में ये एक बात है। ठीक है, ओके। स्टोरेज Yes, डिवाइस sir. का काम सिर्फ स्टोर करना नहीं है, जो स्टोर किया हुआ डाटा उसको हमें प्रोवाइड करना भी है। ये असल में लफ्जों का एक स्टूडेंट को धोखा दिया हुआ है, वर्ड्स का धोखा दिया हुआ है। ये एक ही बात है, डाटा को रिसीव करना और स्टोर करना। एक बात एक ही है, लेकिन वर्ड्स दो लिख के थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूज किया गया ताकि वो ये आंसर लगा दे। ठीक है, Yes, sir. और सी में सही बताया कि मतलब वो रिसीव करने के लिए भी, यानी रिसीव करना स्टोर करना ही होता है। रिसीव करने के लिए भी यूज होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस और सेंड करने के लिए भी, कि जो हमें डाटा चाहिए होता है ये हमें प्रोवाइड भी करती हैं। सेंड करना क्या है कि ये हमें प्रोवाइड करती हैं, रिसीव करना क्या, हमारे दिए हुए डाटा को संभाल के रखती हैं। बस Yes. ठीक है, ये थोड़ा सा एक जो है ना वर्ड्स के जरिए से कंफ्यूजन क्रिएट की है। जी निम्रा, निम्रा जी आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर सर्वर क्या होता है? सर्वर क्या होता है? एनी कंप्यूटर sir. दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। एनी कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इज नोन एज सर्वर। मतलब मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, से मैं आई एम योर डिपार्टमेंट हेड और आप सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये समझो कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर सारे काम करते हैं। तो अब एक मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर जरा ज्यादा पावरफुल है, हैवी कंप्यूटर है, उसमें कुछ जो है वो स्टोरेज स्पेस भी ज्यादा है, और आप लोग के सारे कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। आप अपने अपने कंप्यूटर पे खुद ही काम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डाटा, लेकिन कभी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो मैंने आपको इजाजत दी हुई है आप मेरे कंप्यूटर पे डाटा स्टोर कर दो। बल्कि आपको एक और मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने आपस में डाटा शेयर करना है तो मेरे कंप्यूटर में ये मैंने एक शेयर्ड ड्राइव बनाई हुई है, शेयर्ड स्टोरेज डिवाइस रखी है, आप इसमें रख दो, यहां से दूसरे लोग भी इसको यूज कर लेंगे। तो मेरे कंप्यूटर को कहेंगे कि ये कंप्यूटर जो है ये सर्वर कंप्यूटर है,
और आपका जो कंप्यूटर होगा वो उसे कहेंगे क्लाइंट कंप्यूटर. Any computer that provides services to other computer is known as server, and the computer which are using the services provided by the server are known as client. उनको client. जी समझ आ गई बेटा? Thank you, sir. Okay. Yes, sir. जी जी बेटा, खंसा जावेद जी, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछें क्वेश्चन. मेरा ख्याल है आपका माइक्रोफोन का इशू है, मुझे लग रहा है. जी बेटा पूछें. अब कुछ आवाज आई थी मुझे थोड़ी सी, लेकिन फिर अब नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही. जी 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 बोले. जी Can explain कर दें? जी क्या दोबारा बोलें, दोबारा क्वेश्चन बोलें. जी जी मुझे आ रही थी आवाज, पहले थोड़ी सी आवाज आई थी मुझे. जी क्वेश्चन बोलें. नहीं पता चल रहा. चल आप अपना माइक्रोफोन ठीक करें, ठीक है जी, कल से. अभी चलो जी नेक्स्ट मैं ले लेता हूं क्वेश्चन. हारून. अच्छा जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन अभी लूंगा, बाकी फिर इंशाल्लाह एंड पे, ठीक है. हारून आपका क्वेश्चन ले लेता हूं. अच्छा चलो जी, मेरा ख्याल आप बाकी बाद में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है. सर 10th MCQ सर. जी 10th MCQ, चलो जी 10th MCQ बता देते हैं और बाकी अब क्वेश्चन बाद में लेंगे, ठीक है. कल लेंगे, अब आज यार जरा चैप्टर को कंप्लीट इसको करें, थ्योरी वाले को. 10th बारकोड सिस्टम सच एज. अच्छा बारकोड्स में ना एक है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. अच्छा ये जो बारकोड्स की जो लाइंस है ना, ये दुनिया में एक स्टैंडर्ड इदारा है, वो उन्होंने वो जो 26 लाइंस का मैंने आपको बताया था, वो 26 लाइन वाला कोड जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड है, उसे यूपीसी भी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, या EAN भी कहते हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर. EAN स्टैंड्स फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर एंड यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. ठीक है जी, ये दो टर्म्स यूज होती हैं, वो स्पेशल किस्म का जो बार कोड है उसके लिए ये दो टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है. इज ग्लोबली अप्लाइड, और ये ग्लोबली ये जो 26 लाइन वाला कोड जो है ना इस्तेमाल होता है, अप्लाइड फॉर सेल्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड अदर रिटेल आउटलेट्स. A sale barcode is used to identify the detail of the product at the cash counter. However, which of the following information is not included in the barcode printed in the product? अच्छा अब वो जो होता है बारकोड जो होता है, जो 26 लाइंस का, कौन सी चीज को वो नहीं रिप्रेजेंट करता? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को, कंट्री कोड ऑफ द मैन्युफैक्चर को, एक्सपायरी डेट इन द टर्म्स ऑफ मंथ एंड ईयर. तो प्रोबेबली बी होगा मेरे ख्याल में आंसर. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी और कंट्री कोड ऑफ मैन्युफैक्चरर भी ये शो उसके अंदर ही वो कोड होता है मौजूद, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो देख लें इसका एंड पे. क्वेश्चन नंबर 10 है. लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 1. डी. क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सही. डी, ऑल ऑफ द अबव ही है, सही है. अच्छा अब वो मैं बता भी देता हूं कि किस पर्सपेक्टिव में डी इन्होंने आंसर दिया है.
ये थोड़ा सा आपको जरा समझा देता हूं, सही है। ये भी मतलब ये तीनों ही असल में जो बारकोड होता है ना, वो सिर्फ होता है एक, आप कह सकते हैं स्पेशल कोड होता है, ठीक है जी। ना तो उसमें प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई होती है, वही जो मैं जिसको कह रहा हूं कि 26 लाइंस होती है ना, असल में तो वो 26 लाइंस है स्पेशल किस्म की। कंप्यूटर सिर्फ उन लाइंस को रिकॉग्नाइज करता है, और लाइंस असल में एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, प्रोडक्ट का कोड को। प्रोडक्ट का जो कोड होता है, ये लाइंस कंप्यूटर को प्रोडक्ट का कोड बता देती हैं। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव होती है कि जिस प्रोडक्ट का कोड है से 42975, उस प्रोडक्ट की प्राइस ये है, उसकी एक्सपायरी डेट ये है, उसका कंट्री कोड ये है। मतलब ये कि बार कोड से ये चीजें पता चल जाएंगी, प्रोडक्ट कोड भी, कंट्री कोड भी, एक्सपायरी डेट भी, वो पता चल जाएगी। लेकिन असल में बार कोड ना तो प्रोडक्ट की प्राइस है, ना एक्सपायरी डेट है, ना कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर है। तो आंसर फिर इसका हुआ ऑल ऑफ द अबव, यानी विच इज नॉट इंक्लूडेड। ये भी नहीं इंक्लूडेड, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर फिर हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो बस अब आपने एक बात सिर्फ याद रख लेनी है, वो है ये कि बारकोड जो होता है एक्चुअली वो किसको शो कर रहा होता है, किसी भी प्रोडक्ट के कोड को। वो प्रोडक्ट का कोड बारकोड रीडर बता देता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के अंदर एक टेबल होता है। मैं आपको एग्जैक्ट भी बता दूं कि कंप्यूटर में एक टेबल होता है जो असल में उस प्रोडक्ट कोड को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये चीज मेंशन कर देता है कि उसके अंदर टेबल में ये सारा लिखा होता है। पहले से फीड होता है कि जी ये प्रोडक्ट कोड जिसका है उसका नाम ये है, उसका प्राइस ये है, उसका एक्सपायरी डेट ये है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। चलो जी, अभी चैप्टर नंबर 3 को देख लेते हैं। मेरा ख्याल है काफी बेहतर रिव्यू हो गया। आप लोगों को भी जहां कहीं कहीं कंफ्यूजन थी, आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछ लिए। चैप्टर नंबर 3 को हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। ले जी, सेफ गार्डिंग डेटा। डेटा को सेव करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं? सबसे पहले तो क्रिप्टिक पासवर्ड। क्रिप्टिक पासवर्ड एक होता है, क्रिप्टिक पासवर्ड वो है जो इजीली गेस ना हो सके, यानी जो कॉमन फ्रेजेस होती है ना, कॉमन वर्ड, किसी ने पासवर्ड रख लिया माई पाकिस्तान, मैंने अपना पासवर्ड सुहेल तारिक रख लिया, मेरा नाम भी सुहेल तारिक है, और अगर मैं पासवर्ड भी वही रख लूं तो वो क्रिप्टिक पासवर्ड नहीं होगा, वो एक कॉमन वर्ड होगा, उसे कहेंगे कॉमन वर्ड। क्रिप्टिक उस पासवर्ड को कहते हैं जो मतलब अननोटिसेबल, मतलब वैसा वर्ड आपने जो है ना वो ना देख, मतलब XGK4P साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन 2K, तो ये एक क्रिप्टिक पासवर्ड है जिसके अंदर कोई स्मॉल कैपिटल लेटर्स भी हैं, कुछ डिजिट्स भी हैं, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, तो इस तरह की चीज, यानी स्पेशल सिंबल्स भी हैं, इसे कहते हैं क्रिप्टिक पासवर्ड। एक तो ये है कि जी आप अपने कंप्यूटर्स पर पासवर्ड लगाएं, और पासवर्ड भी कोई इजीली गैसेबल वर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, पासवर्ड को सीक्रेट रखें, किसी और को बताएं ना। और दूसरी बात है कि उसको चेंज भी करते रहें, आफ्टर 14 डेज, विद इन अ वीक और 42 वीक्स के बाद पासवर्ड को चेंज करते रहें। उसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग ना आपको वो बड़े तेज होते हैं, आपको टाइप करते, उन्हें पता होता है किस पोजीशन पर ए है, किस पोजीशन पर जे है, वो 4-5 दफा आपको टाइप करते हुए देख लेना सिर्फ, तो उन्हें पता चल जाता है, चाहे दूर से ही देख रहे हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये इसने क्या वर्ड टाइप किया। ठीक है जी, क्योंकि नॉर्मली जो आप जब टाइप कर रहे होते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड ये है कि ASDF, ए पे ये इस फिंगर के नीचे ASDF, और इसी तरह JKL और सेमीकोलन। तो यानी ये एक स्टैंडर्ड होता है कि हम जो सेंटर में हाथ रखते हैं ना,
तो इस फिंगर के नीचे ये की होती है, तो इन्हें पता चल जाता है थोड़ा सा, ये मतलब बड़े तेज होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो इसलिए आपको अगर इन्होंने गैस कर ही लिया कुछ 4-5 दफा देखने के बाद, एक दफा में नहीं पहचान सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका पासवर्ड, इन्हें पहले तो ये तलाश करते हैं, अच्छा ये पासवर्ड कितने कैरेक्टर का है, वो देखते हैं कि कितनी दफा बटन प्रेस किया, इन्हें पता चल गया कि अच्छा 9 कैरेक्टर का पासवर्ड है इसका, पहला तो ये जांचते हैं। उसके बाद फिर इनको पता चल गया अच्छा पहले 3 कैरेक्टर तो पासवर्ड के ये हैं। उसके बाद जब देखेंगे तो पहले 3 को नहीं ध्यान रखेंगे, अब 4th 5th 6th 7th पे ध्यान रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको कुछ दिन आपको पासवर्ड टाइप करते हुए, कुछ दफा पासवर्ड टाइप करते हुए देखेंगे और इनको जो है वो याद हो जाएगा कि क्या पासवर्ड। लेकिन आप अगर चेंज करते रहे अपना पासवर्ड, जब तक ये आपका पासवर्ड जो है वो गेस करने तक पहुंचेंगे, आपने चेंज कर लेना पासवर्ड। तो इसलिए कीप ऑन चेंजिंग योर पासवर्ड आफ्टर 1 to 2 weeks. Make sure computer operating system and applications are protected with necessary security patches and update. ये जरा आपको थोड़ा सा बताऊंगा सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स क्या होती है। एक तो पता है आपको कि हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में कोई और सॉफ्टवेयर हो ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। ये सबसे अहम सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सारे सॉफ्टवेयर की टीम का कैप्टन है, इसका होना भाई जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ठीक है, ये सॉफ्टवेयर, इसने जाहिर सी बात है कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर को भी चलाना है, कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करना है। तो सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स जो है ये क्या होते हैं? सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट क्या है? होता क्या है, जब कोई कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना बड़ा काम है। अब इन्होंने विंडो 10 आजकल इनका सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो पिछले 3-4 साल से जो है ना ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है जी। तो अभी तक इन्होंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया, विंडो 11 नहीं बनाया। ठीक है जी। तो अब ये जो होता क्या है, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं तो होता क्या है कि कुछ देर बाद इन्हें पता चलता कि हाँ इसमें तो ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। जैसे कोई गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, वो करते हैं, एक गाड़ी आती है 2 साल बाद, फिर उनका कोई नया थोड़ा सा मॉडल या उसको अपलिफ्ट कर देते हैं, थोड़ी सी उसमें चीजें, कहते हैं नहीं यार ये जरा कमी रह गई थी, ये ऐसे होना चाहिए, तो वो भी 2 साल बाद 3 साल बाद करते हैं चेंज। तो बहरहाल लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरह मुश्किल होता है कि वो 2-4 साल लग जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, अगर इन्हें पता चले कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये खामी रह गई आफ्टर रिलीज, तो फिर ये 1-2 महीने बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर वो अपडेट के तौर पर हमें देते हैं। जैसे मोबाइल में नहीं हमें अपडेट आ जाती कि ये एंड्रॉइड की अपडेट आ गई, न्यू अपडेट आ गई, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारा वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर और ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी सिक्योरिटी पैचेस, उन्हें पैचेस भी कह देते हैं या अपडेट्स भी कह देते हैं। बस आप समझो कि अपडेट या सिक्योरिटी पैच एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाता है और उसकी कैपेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसको और अच्छा बना देता है, उसको और सिक्योर बना देता है। मेक श्योर द कंप्यूटर इज प्रोटेक्टेड विद अप टू डेट एंटीवायरस। दूसरी बात है, आप अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसको अप टू डेट करते रहें ताकि नए नए जो वायरसेस आ रहे हैं उनसे भी आप बच सकें। ठीक है जी। तो उसके बाद है जी एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा अपने कंप्यूटर में एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करें। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ये होता है कि स्पाई का मतलब जासूस होता है, तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर से जासूसी करके डेटा हमारा किसी दूसरे को दे रहा होता है, किसी हैकर को दे रहा होता है। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर देते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स के डेटा को किसी दूसरे तक जाने नहीं देते। ठीक है। यूजर शुड अवॉइड क्लिकिंग ऑन अननोन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अननोन अनसोलिसिटेड लिंक्स और अटैचमेंट, कि आपको कोई ईमेल आए और वो किसी अननोन पर्सन की तरफ से आ रही है और उसमें कोई लिंक है, उसको नहीं आपने क्लिक करना। एंड डाउनलोडिंग अननोन फाइल्स और प्रोग्राम ऑन टू देयर कंप्यूटर, और ना आपने अननोन फाइल, कोई आप आईकैप की वेबसाइट पे जाके कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, दैट्स फाइन, वो तो देखे ना जी, आईकैप एक जिम्मेदार इदारा है
और ऐसे ही एक इंटरनेट की कोई वेबसाइट है, वो कह रहे हैं कि जी हमने, हमारे पास बहुत अच्छा है, गेम्स है, फ्री दे रहे हैं आपको और आप डाउनलोड कर लें, तो वो उसमें चांस हो सकता है कि वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको आप अवॉइड करें. अवॉइड सेंडिंग इंफॉर्मेशन वाया अनस्टैंडर्ड वाया standard unencrypted Wi-Fi, which is specially easy for hackers to intercept. अच्छा, अक्सर हम लोग अब तो ये जो कोविड की वजह से इतना ज्यादा नहीं हम लोग निकल रहे घर से बाहर, तो बहरहाल ये पहले क्या होता था, हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये जरा बात गौर से समझनी है, हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पे अगर हमें फ्री वाला वाईफाई मिल जाए ना, ओपन वाईफाई मिल जाए, तो बड़े खुश होते हैं हम, और मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करके और हम वो जो है वो डेटा ट्रांसफर और अपना कर रहे होते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है. ये वही पॉइंट बताया कि आपने इस तरह के ओपन वाईफाई जो अनइंक्रिप्टेड वाईफाई होते हैं, आपने उनको नहीं यूज करना. क्यों? क्योंकि वो ओपन वाईफाई होते हैं, उसके साथ हैकर भी अटैच होते हैं, वहीं पे कोई करीबी कोई हैकर भी बैठा होगा और वो देख रहा होगा कि अच्छा ये लोग कनेक्ट हो गए और उनके मोबाइल से वो डाटा चुराने की कोशिश करेगा. तो वो जल्दी से अनएनक्रिप्टेड जो वाईफाई होते हैं वो स्क्रैम्बल एनक्रिप्ट, अगर वाईफाई एनक्रिप्टेड होता तो उसने आपके सिग्नल्स को, आपके डाटा को स्क्रैम्बल कर देना था, जिसकी वजह से हैकर्स के लिए वो यूजलेस हो जाएगा. एनक्रिप्टेड जो, जहां पे मतलब जिस प्लेस पे जैसे आपने घर में अपना एनक्रिप्ट किया होता है, उस पे एनक्रिप्शन लगाई हुई होती है, वो WEP जो है ना, तो उससे फिर घर में तो आपने वो पासवर्ड लगाया होता ताकि कोई और ना यूज कर सके, तो वो एनक्रिप्टेड है, वो सही है. तो उसमें अक्सर हैकर जो है उसको नहीं कर सकते. बहरहाल वो हैकर ट्राई उसको भी करते रहते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा वेबसाइट्स जो है वो, जिस वेबसाइट पे जाके आपने अपना कोई यूजर नेम पासवर्ड देना है, उस वेबसाइट को चेक करें. ये देखें, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ, आपके सामने ओपन करता हूं. अब आप मिसाल के तौर पर मैं ओपन करता हूं hbl.com.pk. मतलब ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आपने आमतौर पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड, अच्छा नहीं HBL की ये नहीं है मेरा ख्याल, चलो HBL की मैं वेबसाइट ढूंढ लेता हूं. HBL पाकिस्तान, हाँ hbl.com है, हाँ .com.pk नहीं है, .com है सिर्फ. तो अगर आप ये वेबसाइट देखें तो इसमें देखें साथ में क्या लगा हुआ है, HTTPS. समझ रहे? जिस वेबसाइट के साथ HTTPS लगा हो, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड अगर आप अपना दे रहे हैं लॉगिन करने के लिए, तो समझे ये सिक्योर है. S फॉर सिक्योर यहां लिखा भी होगा इन्होंने, S फॉर, द S स्टैंड्स फॉर सिक्योर. ठीक है जी. ये असल में S एक चीज को शो कर रहा है जिसे हम कहते हैं SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर. तो S जो है वो सिक्योर को ही शो कर रहा है. बस आप समझे, जिस वेबसाइट के नाम के साथ HTTPS है, ज्यादातर वेबसाइट्स होती हैं उसमें HTTPS नहीं होता, सिर्फ HTTP होता है, बस HTTPS नहीं होता. तो इसका मतलब है ये वेबसाइट ज्यादा सिक्योर नहीं है जिसके साथ S नहीं है. जिसके साथ S है वो सिक्योर है. अवॉइड स्टैंडर्ड अनएनक्रिप्टेड ईमेल एंड अनएनक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग. आजकल आपको शायद आपने देखा हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो आपको मैसेज आ जाता है जब आप किसी नए पर्सन के साथ कोई चैट वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपको मैसेज आ जाता है कि जी वो हमने हमने जो है इनक्रिप्टेड जो है वो आप उसके ऊपर कर रहे हैं. जो भी आपका मैसेज है वो इनक्रिप्ट होकर जाएगा. एनक्रिप्ट होने का मतलब यही है कि वो डाटा आपका सीक्रेट कोड्स में बदल जाएगा और फिर आगे सेंड किया जाएगा. तो वो एनक्रिप्टेड जो है वो बेहतर होता है. तो अगर कोई आप ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं जो कहते हैं इनक्रिप्टेड मैसेजिंग नहीं होगी या ईमेल आपकी इनक्रिप्टेड नहीं होगी, तो आप वो ऐप ना यूज करें. ठीक है जी. बैकअप डेटा फ्रीक्वेंटली. आप वक्तन फक्तन अपने डेटा का, आपके कंप्यूटर का डेटा है या मोबाइल का डेटा है, आप उसका बैकअप लेते रहें और ऑफ साइट उसको स्टोर करते रहें. ऑफ साइट का मतलब है कि मोबाइल का बैकअप लेके मोबाइल में ही ना रखते रहें, उसको गूगल ड्राइव पे रख दें, उसको किसी USB में कॉपी करके सेव करके कहीं अलहदा रख लें. इसका मतलब होता है ऑफ साइट, फिजिकली डिफरेंट लोकेशन पे आप सेव कर लें, ताकि अगर कभी आपका डेटा लॉस
भी अगर हो जाए तो फिर आप उसको रिक्रिएट कर सकें। ठीक है जी। परफॉर्म फ्रीक्वेंट सिस्टम मेंटेनेंस टू इंश्योर परफॉर्मेंस डज नॉट एरोड, यानी एरोड का मतलब कि डैमेज, खराब ना हो परफॉर्मेंस आपकी, डिग्रेड ना हो। तो सिस्टम की मेंटेनेंस आप करते रहें वक्तन फवक्तन, उसमें अगर कोई भी इशू आए उसको ठीक करते रहें। कोई मतलब हार्डवेयर खराब हो गया तो वो चेंज कर लें जल्द, और सॉफ्टवेयर कोई उसमें डैमेज हो गया तो सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल कर लें। मतलब अपडेट हार्डवेयर टू कीप पेस, हार्डवेयर को अपडेट करते रहें। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम थी, तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है सॉफ्टवेयर जरा हैवी आते जाते हैं, तो आप हार्डवेयर को चेंज कर लें। मतलब 2 GB की बजाय 4 GB की रैम लगवा लें, 8 GB की रैम लगवा लें। ठीक है जी। आज मैंने एक देखा, एक दोस्त ही हैं, तो वो उन्होंने ऐसे ही स्क्रीन पर शेयर किया कि मेरे कंप्यूटर में, वो बहुत सारा हार्डवेयर प्रोफेशनल काम करते हैं, तो कितनी GB रैम है, मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम है, तो वो बता रहा है 128 GB रैम। तो बहरहाल ये तो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड कंप्यूटर की बात हो रही है जरा। तो लेकिन मतलब कहने का मतलब यही है कि आप अपने कंप्यूटर को मतलब अपडेट करते रहें, हार्डवेयर को भी। टेक आउट एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर फॉर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, तो ये बहरहाल हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं ये यूज होता कि आप अपने कंप्यूटर की, आप अपने सॉफ्टवेयर की इंश्योरेंस करवा लें। अगर कोई हैकर हैक कर ले, सॉफ्टवेयर आपका डैमेज हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर वो आपको पे करे। इन्वेस्ट इन एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये यूपीएस है। इन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई किसे कहते हैं? यूपीएस। कि आप अपने कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगा लें, ये तो सादा सी बात है। डॉक्यूमेंट सिस्टम एंड कीप द डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट फॉर सिस्टम अमेंडमेंट। इसके अलावा आप आपने जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर रहे हैं, आपके पास उनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और वो अप टू डेट होनी चाहिए, ताकि उनको चलाना, उनको यूज करना आपके लिए आसान रहे। ठीक है, चलें जी, आज के लिए अभी इतना ही काफी है। आज जरा हमारा ज्यादा वक्त लग गया वो पिछले चैप्टर के रिव्यू के लिए। तो कल इंशाल्लाह ये थ्योरी वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर परसों हम देख लेंगे ये प्रैक्टिकल वाला वर्क। ठीक है, चैप्टर 1 और 3 तो हमारे ईद से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, और इवन चैप्टर 2 भी हम शुरू कर लेंगे जी। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस ले लेता हूं अभी जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि हम लोग जो इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो उसमें जी जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अब। आवाज नहीं आ रही जी आपकी अभी। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, आपके माइक्रोफोन का इशू है। अब्दुल रहमान, आप क्वेश्चन पूछ लो, बस एक क्वेश्चन अब मैं लूंगा, 1-2 मिनट रह गए। अब्दुल रहमान, आप क्वेश्चन पूछ लो जल्दी जल्दी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम शुरू करना है, वो कब से करना है जी? जो हमने एक्सेल से काम शुरू करना है, एक्सेल का इंशाल्लाह ईद के बाद, ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आप लोग अब अपने लैपटॉप्स वगैरह रेडी कर लें, कंप्यूटर रेडी कर लें, क्योंकि अब प्रैक्टिकल शुरू होने लगा। परसों से काम, परसों से शुरू हो जाएगा। लेकिन चलो एक आध दिन अगर नहीं भी अभी आपके पास, आपने अरेंज किया कंप्यूटर, आप मोबाइल पे लेक्चर वगैरह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो लेकिन अब अपने कंप्यूटर्स को बिल्कुल रेडी कर लें ईद के बाद। ठीक है जी, चलो जी। अभी अच्छा, हसीबुल्लाह, चलो जी आप भी पूछ लो यार क्वेश्चन। हसीबुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक दफा कॉलेज के इंटरनेट का स्पीड टेस्ट ही कर दें। कॉलेज के इंटरनेट का स्पीड टेस्ट? वो खुला भी सर। नहीं, स्पीड तो हमारी बहुत अच्छी है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। सर बस चेक ही करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नहीं सर, वो मैंने अपना भी है ना, काफी स्लो नेट है, वो बस चेक करना था कि कितनी। अच्छा, नहीं इधर से तो इशू नहीं है।
ये देखें 10 Mbps से ज्यादा तो आ रही है अभी, प्रॉबेबली हो, अभी बता देगा। दोनों ही तकरीबन अपलोड डाउनलोड दोनों 10 Mbps के करीब ही हैं। ये आप एयरटेल तो फाइबर ऑप्टिक है ना? हाँ जी, ओके सर। ले जी, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।